कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ खूब मेहनत कर रहे हो। मेहनत का फल मीठा होता है, मैं हमेशा कहता हूँ। मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, आप भी मेरे साथ साथ मेहनत करो। और जब तक आप खुद नहीं मेहनत करोगे, लिखना आपको है, खेलना आपको है, ग्राउंड में जाना आपको है, बैटिंग आपको करना है। जब तक आप नहीं मेहनत करोगे कुछ नहीं होने वाला है। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि पूरे सिलेबस को हम लोग 3 वीडियोस में कवर करेंगे। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ये तीनों क्लासेस आप अच्छे से, बहुत अच्छे से अटेंड करेंगे और बाद में इसको दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो 80 मार्क्स का पेपर आपके लिए बहुत आसान होगा। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करता हूं। क्लासेस लंबी होने वाली है, तो उम्मीद करता हूं आप एक एक चीज हमारा बहुत अच्छे से सुनेंगे, नोट करेंगे। अकाउंटेंसी सिनेमा नहीं होता है कि आप सिर्फ देख रहे हो और समझ रहे हो। साथ में एक नोटबुक रख लो, एक पेन रख लो और इन सारे क्वेश्चंस को हमारे साथ सॉल्व करो। तो स्टार्ट करता हूं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, देखो ये जो टर्म होता है फंडामेंटल, इसका मतलब होता है बेसिक कंसेप्ट। तो इस चैप्टर का काम ही है आपका बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कराना अबाउट पार्टनरशिप। तो शुरुआत होता है कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है। तो पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। इसको डिफाइन किया गया है। क्या कहा गया है इसके बारे में? तो पार्टनरशिप के बारे में कहते हैं कि इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business may be carried on by all or any one of them acting for all। सर क्या कह दिया आपने, समझ नहीं आया। चलो इसको निचोड़ के बताता हूं, आखिर इस डेफिनेशन में क्या लिखा है। इस डेफिनेशन में लिखा है कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए। देयर मस्ट बी 2 पर्सन, एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए। इन दोनों लोगों के बीच में क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट किस बात के लिए होना चाहिए? टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉस ऑफ ए बिजनेस। बहुत सिंपल है। क्या मैंने बताया अभी तक? कम से कम 2 लोग होने चाहिए। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट किस बात के लिए होना चाहिए? एक बिजनेस के लिए होना चाहिए। किस बात के लिए, एक बार और बताइए सर। एग्रीमेंट होना चाहिए एक बिजनेस के लिए, और बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और सबसे अंत में ये डेफिनेशन कहता है कि ये बिजनेस ऐसा होना चाहिए which may be carried on by all, या तो सब कोई मिल के उसको रन करे या फिर कोई एक आदमी काम करे सभी के लिए। यही तो है पार्टनरशिप। रिपीट करते हैं फटाफट। सेक्शन 4 क्या कहता है पार्टनरशिप का? पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business which may be carried on by all or any one of them acting for all। यहां से हमने क्या किया? निचोड़ के पार्टनरशिप का फीचर्स निकाल लिया। क्या क्या फीचर्स निकाला? सबसे पहला जो फीचर निकाला हमने, क्या निकाला? यहां पे सब कोई ध्यान से देखो। सबसे पहला फीचर निकाला कि एटलीस्ट 2 पर्सन्स होने चाहिए। नंबर 2, इन सारे पर्सन्स के बीच क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट जो है, मैं बच्चों आपको एक चीज बता दूं, एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है, आप लिखित एग्रीमेंट भी कर सकते हो और मौखिक एग्रीमेंट भी कर सकते हो। तो जो रिटन एग्रीमेंट होता है ना, इसको हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। वी कॉल दिस एज पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तीसरा नंबर। अब सवाल है कि ये जो एग्रीमेंट है ये किससे रिलेटेड होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉस ऑफ ए बिजनेस, है ना, कि एक बिजनेस हो और उसके प्रॉफिट और लॉस को हम शेयर करें, इस वास्ते ये एग्रीमेंट होना चाहिए। यानी जो अच्छे बच्चे उस चीज को समझेंगे कि सर समझ गया, पार्टनरशिप केवल बिजनेस के लिए हो सकता है, किसी एनजीओ के लिए नहीं हो सकता है, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये एक्ट कहता है, ये हमारा पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जो अग्रीमेंट होगा दिस इज ओनली फॉर अ बिजनेस। तो इस बात को पकड़ना है ना, समझ गए आप? ठीक है। और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपस में क्या करना है? शेयर कर लेना है। उसके लिए एक अग्रीड रेशियो रहता है
और बाद में हम पढ़ेंगे अभी कि अगर एग्रीड रेशियो नहीं है तो फिर उसको आपस में इक्वली बांट लिया जाता है। फिर आता है नंबर 4, जैसा कि मैंने कहा, देयर मस्ट बी अ बिजनेस। एक बिजनेस का होना जरूरी है, एक बिजनेस का होना जरूरी है। अब सवाल है ये बिजनेस किस तरह का होना चाहिए, तो बिजनेस ऐसा होना चाहिए which may be carried on by all or any one of them acting for all। या तो उस बिजनेस को सब कोई मिलके कैरी ऑन करे या फिर कोई एक काम करे सभी के लिए। ठीक है, दैट्स इट। इतना ही है पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर पार्टनरशिप का फीचर जो उस डेफिनेशन में लिखा हुआ है, वहां से निचोड़ के हमने निकाल लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, जो कि आपके एमसीक्यू असर्शन रीजन क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे प्रैक्टिकल सवाल वो लोग पूछ सकता है। तो देखो यहां पे ध्यान से कि पार्टनरशिप has no separate legal entity। पार्टनरशिप हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। कहता है कि दो पार्टनर है, लेट अस से एक्स एंड वाई, ये दो पार्टनर्स हैं। देयर आर टू पार्टनर्स, बहुत ध्यान से समझो, दो पार्टनर हैं। अब इन दोनों ने मिलके एक पार्टनरशिप किया, ठीक है, इन दोनों ने एक पार्टनरशिप किया और पार्टनरशिप एक बिजनेस के लिए होता है और इस बिजनेस के लिए इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से लोन ले लिया 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। अब ये जो लोन इन्होंने लिया ये पार्टनरशिप फर्म के नाम से लिया। मान लो पार्टनरशिप फर्म का नाम है एक्स एंड वाई एंटरप्राइजेस, ये नाम है फर्म का, और इस फर्म के नाम से आईसीआईसीआई बैंक ने इनको लोन दे दिया, 1 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। बाद में ये जो फर्म था यानी एक्स और वाई का जो फर्म था ये लोन नहीं चुका पाया, डिफॉल्टर बन गया। अब सवाल है कि ये जो बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने फर्म के नाम से केस कर दिया, फर्म के नाम से केस कर दिया। ठीक है कि भाई ये 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था, चुका नहीं पाया। तो एक्स और वाई का कहना था कि भाई लोन तो आपने फर्म को दिया था, हमसे क्यों मांग रहे हो? वी आर नॉट लायबल, हम लोग लायबल नहीं है, क्योंकि आपने लोन किसके नाम से दिया था? फर्म के नाम से दिया था, हम लायबल नहीं है। तो अब सवाल है कि इसका डिसीजन क्या होना चाहिए। तो तब बच्चों को ये पॉइंट याद होना चाहिए, पार्टनरशिप हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कि ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। पार्टनर्स का जो पहचान होता है फर्म का भी पहचान वही होता है। मतलब ये, इसको टेक्निकली समझो, मतलब ये जो लोन इन्होंने एक्स एंड वाई एंटरप्राइजेस के नाम से दिया था, ये समझा जाएगा कि इसका जो लाइबिलिटी है वो एक्स एंड वाई एंटरप्राइजेस पे नहीं आएगा, उसके पार्टनर्स पे आएगा, बिकॉज एक्स एंड वाई एंटरप्राइजेस कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका कोई सेपरेट एंटिटी है ही नहीं। तो पार्टनर ये कह के नहीं बच सकता कि भाई आपने लोन तो फर्म को दिया था, मेरे पे तो लाइबिलिटी है नहीं, तो ये गलत है। ICICI बैंक हैज गॉट ऑल द राइट टू रिकवर द लोन फ्रॉम एक्स एंड वाई। इसको दिमाग में रखना, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन दे सकता है CBSE, ठीक है, ये आ गया, इस पॉइंट को भूलना नहीं है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है वो है पार्टनरशिप को समझना है। तो बाबू लोग पार्टनरशिप डीड का मतलब तो समझना ही पड़ेगा। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है, जो मैंने बताया, कि जब रिटन एग्रीमेंट आप करते हो पार्टनर्स के साथ तो उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उसमें पूरा लॉज लिखा रहता है पार्टनरशिप का, कि जब हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज हमारे बिजनेस में फॉलो करना है।
कोई भी डिस्प्यूट अगर कल को पार्टनर्स के बीच होता है तो भाई हम पार्टनरशिप डीड पलट के देखते हैं कि इस डिस्प्यूट के लिए डीड में क्या लिखा हुआ रहता है। क्लियर है? पार्टनरशिप डीड हमें यह बताता है कि पार्टनर्स को कौन से रेशियो में प्रॉफिट को बांटना चाहिए, किस पार्टनर ने कितना कैपिटल दिया है, किस पार्टनर को उस कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें रहती है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो फिलहाल हम समझते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मतलब रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब आप समझोगे पार्टनरशिप डीड का कंटेंट्स, इसके अंदर क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले आ जाओ, नेम ऑफ द पार्टनर्स, नेम ऑफ द पार्टनर्स and their address. Number 2, name of the firm and its address. Number 3, capital contributed by the partners. Number 4, rate of interest on capital. Number 5, rate of interest on drawings. Number 6, salary payable to partners. Number 7, commission payable to partners. And number 8, profit sharing ratio. तो देखो डीड में हजारों चीज हम डाल सकते हैं, लेकिन एक क्लास 12 के स्टूडेंट्स को इन 8 चीजों को याद रखना है। क्या क्या है? पार्टनर्स का नाम और उसका एड्रेस, फर्म का नाम और उसका एड्रेस, किस पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया वो भी डीड में रहता है। कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है तो बदले में उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, उसका जो परसेंटेज है, रेट है, वो भी गिवन होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर पर्सनल यूज के लिए पार्टनर्स पैसे निकालते हैं तो उस पे फर्म इनसे इंटरेस्ट लेती है और उस इंटरेस्ट का रेट भी डीड में गिवन रहता है। कोई भी पार्टनर अगर थोड़ा ज्यादा काम कर रहा हो तो फर्म उसको सैलरी देती है, वो सैलरी भी डीड में मेंशन किया हुआ रहता है। कमीशन, अगर किसी पार्टनर को किसी ने थोड़ा ज्यादा सेल करवा दिया तो फर्म उसको कमीशन देती है, तो उस कमीशन का रेट भी पार्टनरशिप डीड में गिवन रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी किस रेशियो में आप प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हो, वो रेशियो भी पार्टनरशिप डीड में गिवन रहता है। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आता हूं, जैसा कि आपने सीखा था कि पार्टनरशिप या तो हम रिटर्न एग्रीमेंट से कर सकते हैं या फिर हम ओरल एग्रीमेंट से भी कर सकते हैं। तो अगर मान लो ओरल एग्रीमेंट हो रहा है तो फिर पार्टनरशिप डीड तो नहीं रहेगा, नहीं समझे? अगर ओरल एग्रीमेंट है तो फिर पार्टनरशिप डीड तो नहीं रहेगा। तब क्या क्या रूल्स आएगा वो एक बार चेक कर। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो देख बाबू, सबसे पहला रूल है नो सैलरी, यानी पार्टनर्स को कोई सैलरी नहीं मिलने वाला होगा। कितना भी आप काम कर लो एज ए पार्टनर तो फर्म से आपको एक्स्ट्रा रेमुनरेशन, एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलेगा। दूसरा, नो कमीशन, कोई कमीशन आपको नहीं मिलने वाला है। नंबर 3, कितना भी कैपिटल लगा दो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं। कितना भी पैसा निकाल लो, फर्म आपसे कोई इंटरेस्ट आपके ड्राइंग्स पे चार्ज नहीं करेगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा उसको क्या किया जाएगा, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये तुमने सीखा रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब चलते हैं चैप्टर में आगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से हमारी बातों को समझना। अब बच्चों हम लोग सीखते हैं कि पार्टनरशिप में इतने देर से जो मैंने आपको समझाया
कि पार्टनरशिप का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको आपस में हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स में बांट देते हैं। अब सवाल है कि इसका हिसाब कैसे रखते हैं, कैसे निकालते हैं इस प्रॉफिट को जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो जो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सबसे पहले तो उसको समझ लो कि इसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से पुकारते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिविजिबल प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट, या फिर हम इसे कहते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब सवाल है, हम लोग इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि ये जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है वो निकलता कैसे है, उसको कैलकुलेट हम लोग कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब सवाल है कि आइए पहले सीखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, और फिर तो हमें इसको बनाना ही है, तो इसलिए पहले इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। ध्यान से समझना, देखो कि एक पार्टनरशिप फर्म जो होता है वो एक एंटिटी है, और उसे साल के एंड में, ईयर के एंड में अपना फाइनल अकाउंट्स बनाना जरूरी होता है। तो अपने फाइनल अकाउंट्स में वो क्या क्या बनाता है? तो अपने फाइनल अकाउंट्स में वो बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट, वो बनाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो बनाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो बनाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो बनाता है बैलेंस शीट। तो कुल मिला के आप देखो ये 5 चीज उनके फाइनल अकाउंट्स में बनाया जाता है। तो आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट से हम ऑलवेज ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम हमेशा नेट प्रॉफिट निकालते हैं। अब तुम्हारे क्वेश्चन में ना ऑलवेज इतना तो वो लोग निकाल के दे देगा, मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन में ये नेट प्रॉफिट निकाल के दे देगा। तुम्हें सीखना है कि इस नेट प्रॉफिट को हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कैसे ट्रीट करते हैं, और ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन हम बनाते हैं उससे निकालते क्या है। तो उससे मैंने समझाया आपको क्या निकालते हैं, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, एनडीपी। ये हमें अच्छे से समझना है कि कैसे हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के एनडीपी निकालेंगे और फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर ये जो एनडीपी हम निकालते हैं उसको ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और फिर सबसे अंत में बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ये पूरा प्रोसेस है। हमें फिलहाल इस चैप्टर में ये 2 चीज सीखना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आओ मैं आपको सिखाता हूं, देखो ध्यान से। तो मैंने कहा आपसे कि ये नेट प्रॉफिट जो है ना ये गिवन रहेगा आपके क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसको इस तरफ हम लोग नोट डाउन करते हैं, बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, ब्रॉट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अमाउंट आप यहां पे लिख देंगे, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का बच्चों मतलब होता है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन, बहुत ध्यान से, हमारे पास का मतलब है हमारे पास जो प्रॉफिट है, ये जो नेट प्रॉफिट है, मैं इस प्रॉफिट को, ये प्रॉफिट कैसे आया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया। फर्म के सारे खर्चों को घटाने के बाद, फर्म के सारे खर्चों को घटाने के बाद ये प्रॉफिट आया। अब इस प्रॉफिट को हम कहां कहां यूटिलाइज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उसे एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। क्लियर है? उसे क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशंस बोलते हैं। तो आओ समझते हैं कि इस प्रॉफिट को हम लोग कहां कहां इस्तेमाल करते हैं, जिसका एंट्री होता है डेबिट साइड में। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बता दूं, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है। तो ये किस तरह का अकाउंट होता है, तो ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। नॉमिनल नेचर कहता है कि डेबिट साइड में आप बैठाएंगे सारे खर्चों को,
क्रेडिट साइड में आप बैठाएंगे सारे इनकम को। तो जो अच्छे बच्चे वो हमसे पूछते हैं कि अरे सर आपने तो बताया खर्चों का एंट्री हम पीएनएल अकाउंट में करते हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने। तो फिर सर ये बताइए पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम कौन से खर्चों को डालते हैं? तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम उन खर्चों को डालेंगे जो कि पार्टनर से रिलेटेड हो। आई बात समझ में? तो पार्टनर से क्या क्या रिलेटेड है आओ यहां पे देखते हैं। सबसे पहले आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लेते हैं हमारे पास दो पार्टनर है ए और बी, तो दोनों को यहां पे हमें इंटरेस्ट देना है उनके कैपिटल पे। दूसरा हम पार्टनर पे क्या खर्च करते हैं, उनको सैलरी देते हैं। टू सैलरी, ए और बी दोनों को हमने यहां पे सैलरी दे दिया, उसका हिसाब रख लिया। तीसरा हम पार्टनर पे किस चीज का खर्च करते हैं, तो कमीशन का खर्च करते हैं। कमीशन का खर्च करते हैं। चलो ए और बी को कमीशन भी दे दिया। तो क्या सर कुछ ऐसा भी होता है जो फर्म पार्टनर से लेता है? ये तो देने की बात आपने कर दी, फर्म के लिए सारा खर्च हो गया। क्या पार्टनर से है फर्म को कुछ मिलता भी है? जी हाँ मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जिसका एंट्री आप लोग इस तरफ करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब यहां पे ए और बी है तो दोनों से हम इंटरेस्ट लेंगे। अब इतना कुछ करने के बाद ये अमाउंट इधर का जोड़ लेंगे, उसमें से ये सारे खर्चों को घटा देंगे। इन सारे खर्चों को घटा देंगे और खर्चों को घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो कहलाएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट और उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन कई फर्म ऐसा होता है जो थोड़ा बहुत अमाउंट फ्यूचर के लिए बचा के भी रखता है, पूरा पैसा बांट नहीं देता है, कुछ पैसा बचा के रखता है और उसको कहां ट्रांसफर करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व में। तो अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व आ गया तो जनरल रिजर्व का एंट्री आप डेबिट साइड में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो बचेगा उसको हम एनडीपी कहेंगे और उसको पार्टनर्स में बांट देंगे। टू प्रॉफिट, और उसको लिखेंगे कैसे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। होपफुली आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया। पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है ये आपने समझ लिया और अंत में आपने देखा कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम कहां पे ट्रांसफर करने वाले हैं, उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। बात आ गई समझ में? वेरी गुड। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में सिखाने वाला हूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आखिर कैसे बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो आओ पहले वो सीख लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में जाएंगे और खूब मेहनत करो हमारे साथ, ठीक है ना? चलो तैयार हो? यस सर तैयार है। आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब देख लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका पार्टनरशिप अधूरा है। ध्यान से सीख लो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम दो तरीके से बनाते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग बेसिस, एक फिक्स्ड बेसिस। तो सबसे पहले जानते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के हम ये पता करते हैं कि एट एनी स्पेसिफिक डे कि पार्टनर का कितना कैपिटल फर्म में लगा हुआ है। ठीक है, वो जो पार्टनर है उसका तो कैपिटल होना चाहिए ना, तो कितना कैपिटल फर्म में उसका लगा हुआ है ये निकालने, ये हिसाब रखने के लिए हम इस कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं। तो इसको बनाने का दो तरीका होता है, एक फ्लक्चुएटिंग बेसिस और दूसरा होता है फिक्स्ड बेसिस। फ्लक्चुएटिंग बेसिस से हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिक्स्ड बेसिस से हम दो लेजर बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। बात को समझ लो, दो चीज बनता है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्लक्चुएटिंग बेसिस। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हम हमेशा कौन सा बेसिस फॉलो करेंगे, फ्लक्चुएटिंग बेसिस को फॉलो करेंगे अगर कुछ नहीं बोला गया है तो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था, मैंने बता दिया आपको। अब सवाल है कि कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका क्या होता है। तो बहुत सिंपल है, कैपिटल अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट समझ लिया उसके लिए बहुत आसान हो गया। कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है कि पार्टनर का जब भी कैपिटल बढ़ता है फर्म में तो वो क्रेडिट में आता है,
और जब भी कैपिटल घटता है तो उसका एंट्री डेबिट में होता है। तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ता कब कब है, जब उसको फर्म से सैलरी मिलता है, फर्म से कमीशन मिलता है, फर्म से एनडीपी मिलता है, तो तब उसका कैपिटल बढ़ता है और उन सब का एंट्री आप क्रेडिट साइड में डाल देते हो। इसको और आसानी से समझने के लिए मैं एक और ट्रिक समझा देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो थोड़ी देर पहले आपने सीखा, उसका जो डेबिट साइड का सारा एंट्रीज है वो सब इसके क्रेडिट में आता है। क्या बोले सर आप, फिर से दोहराइए, फिर से दोहरा रहा हूं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जो रहेगा सब इसके क्रेडिट में आ जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जो रहेगा सब इसके डेबिट में आ जाएगा। शुरुआत करेंगे बैलेंस बीडी से, जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि इनका कैपिटल था कितना पहले से, या फिर फर्म नया नया शुरुआत हो रहा है तो यहाँ पे बाई बैंक लिखोगे, नया फर्म है तो वो तुरंत कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है तो बाई बैंक हो जाएगा। खत्म हमेशा करेंगे टू बैलेंस सीडी से। ये बनाने का तरीका हो गया फ्लक्चुएटिंग बेसिस। एक चीज और समझा दूं, फ्लक्चुएटिंग नाम इसका क्यों पड़ा। फ्लक्चुएटिंग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हमेशा देखोगे ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना, इसको ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं, और ये क्लोजिंग बैलेंस, ये हमेशा डिफर करता है, ये डिफर करता है हमेशा। तो फ्लक्चुएटिंग मतलब है परिवर्तनशील, जिसमें चेंज आए, तो इसीलिए इसको फ्लक्चुएटिंग कहते हैं। अब आते हैं फिक्स्ड बेसिस पे। तो फिक्स्ड बेसिस पे क्या है ना, तो फिक्स्ड बेसिस इसका नाम क्यों पड़ा, इसका नाम इसलिए फिक्स्ड बेसिस पड़ा क्योंकि जब हम इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो 99% केसेस में सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। चेंज दो ही केस में आता है और ये सीबीएसई हमेशा 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 पूछता है कि ऐसे कौन कौन से दो केसेस है जब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में चेंजेस आएगा। तो पहला केस होता है जब पार्टनर एडिशनल कैपिटल डाल दे, तो ऑटोमेटिकली पहले से कुछ था फिर डाल दिया तो क्लोजिंग बैलेंस बढ़ जाएगा, यानी दोनों डिफर कर गया ओपनिंग क्लोजिंग, समझ पा रहे हो ना। और दूसरा कब होगा, जब पार्टनर्स परमानेंट ड्राइंग कर ले, यानी हमेशा के लिए फर्म से अपना पैसा निकाल ले, तो भी ओपनिंग बैलेंस घट जाएगा। क्लियर हो गया। तो दो केस कौन कौन सा है जब ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में चेंज आएगा, जब पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल डालेगा और जब पार्टनर्स परमानेंट ड्राइंग कर लेगा। इसके अलावे कैपिटल अकाउंट में और कोई एंट्री नहीं करोगे इन केस ऑफ फिक्स्ड बेसिस। तो सर बाकी का जो सैलरी है, कमीशन है, एनडीपी है, ये सब सर किधर जाएगा। तो इसके लिए हम एक नया अकाउंट खोलते हैं जिसे कहते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्या है ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जो पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाता है सब क्रेडिट में, जो घटाता है डेबिट में। यानी दूसरा तरीका क्या है समझने का, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के जो डेबिट में है वो सब इसके क्रेडिट में आ जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के जो क्रेडिट में है वो सब इसके डेबिट में आ जाएगा। शुरुआत करेंगे बाय बैलेंस बीडी से, ठीक है, यहाँ पे ये छूट गया, मैं लिख देता हूं, बाय बैलेंस बीडी से शुरुआत करोगे, ओपनिंग बैलेंस से। और अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो सीधे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से शुरू करेंगे, खत्म हमेशा करेंगे टू बैलेंस सीडी से। तो उम्मीद करता हूं कि ये कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका आपको आ गया समझ। और अब हम चलेंगे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस बोर्ड 2026 के लिए, जो इंपॉर्टेंट है सारा क्वेश्चंस हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर, आइए हमारे साथ। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, ये तुम्हारे स्क्रीन में ये क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़िए। Lata and Mamta are partners with capitals of 3 lakhs and 2 lakhs respectively, sharing profits as Lata 70% and Mamta 30%. During the year ended 31st March 2024, they earned a profit of 2,26,440 before allowing interest on partners' loan. The terms of partnership are as follows. Interest on capital is to be allowed at the rate of 7% per annum. Lata to get a salary of 2500 ruपया per month. Interest on loan by Mamta to the firm of rupees 80,000 for the whole year. Interest on drawings of partners at 8% per annum. Drawings being Lata 36,000 and Mamta 48,000. 1/10 of the distributable profit should be transferred to general reserve. Prepare the profit and loss appropriation account. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत कुछ आप सीख जाएंगे इस क्वेश्चन को बनाने से। तो हमसे मांगा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिए कि अगर क्वेश्चन में ये तीन चीज गिवन रहेगा, एक इंटरेस्ट ऑन लोन,
नंबर 2 रेंट टू अ पार्टनर, एंड नंबर 3 मैनेजर्स कमीशन। अगर ये 3 बच्चों गिवन रहेगा क्वेश्चन में तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इनको, ये जो 3 आइटम है जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाओगे, इसको बाबू लोग याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में आता है उसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा आपसे, इन तीनों में से इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है, देख लो। तो आपको ना पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और उसमें इस इंटरेस्ट ऑन लोन को रिकॉर्ड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सबसे पहले छोटा सा बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इस तरह से बना लेंगे इसका फॉर्मेट, और यहां पे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, और फिर उसके नीचे आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, ठीक है। अब आ जाओ बाबू, मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को आप लोग करो पूरा। देखो बहुत इजी है, ध्यान से समझना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे बाय प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में गिवन है। कितना प्रॉफिट गिवन है आप यहां से देख लो, 2,26,440। तो मैं यहां पे लिखता हूं 226,440। अब आप सबको पता है कि ये मैं क्यों लिख रहा हूं, ये मैं क्यों बना रहा हूं पीएनएल अकाउंट, सिर्फ एक चीज के लिए बना रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहां पे देखो क्वेश्चन में किस पार्टनर से फर्म ने लोन लिया था और उसे कितना इंटरेस्ट दे रहा है। तो यहां पे लिखा हुआ है 3rd नंबर पॉइंट, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता टू द फर्म ऑफ ₹80,000 फॉर द होल ईयर। यानी ममता से फर्म ने लिया है लोन और उस लोन पे देना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का रेट जब नहीं लिखा रहता है तो हम लोग लेंगे 6% पर एनम। इसको दिमाग में रखना है। तो ये नया चीज हमने सीखा, अगर लोन पे कोई इंटरेस्ट का रेट नहीं गिवन रहेगा तो 6% पर एनम लेना है। तो यहां पे मैं लिखता हूं टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू ममता। तो 80,000 का लोन है और उसका 6% निकालूंगा तो ये 4,800 आ जाएगा। और फिर जो प्रॉफिट बचेगा हमारा नेट प्रॉफिट, मैं उसको ट्रांसफर करूंगा कहां ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो कितना बचता है, लेट मी कैलकुलेट। 226,440, उसमें से 4,800 आप माइनस कर लो। 226,440 माइनस 4,800, तो 221,640। 221,640 ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और इस नेट प्रॉफिट को आप इस तरफ ट्रांसफर करोगे। देखो कितना इजी है, सो इजी। बाय नेट प्रॉफिट कितना लिखूंगा मैं, 221,640। अब जो एप्रोप्रिएशंस का एंट्री है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या क्या है इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% पर एनम, पहले उसको रिकॉर्ड करते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई लता है ममता है, इन दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। लता का 3 लाख है कैपिटल और उस पर इंटरेस्ट देना है 7% पर एनम। तो 3 लाख का 7% निकालेंगे तो 21,000 आएगा। ममता का देखो 2 लाख है, उसका 7% निकालोगे तो 14,000 आ जाएगा। अब दोनों को टोटल कर लेना है, यहां लिख देना है 35,000। होपफुली दिस इज क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे बढ़ता हूं। फिर कहता है लता को तुम सैलरी दे रहे हो 2,500 पर मंथ, अच्छी बात है। तो यहां पे लिखोगे टू सैलरी टू लता 2,500 पर मंथ।
तो 2500 इंटू 12 ये 30,000 हो गया। 30,000 रुपया मैं लता को सैलरी दे रहा हूं, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं, फिर कहता है interest on drawings of partners at 8% per annum, drawings being Lata 36,000, Mamta 48,000। तो ध्यान से देखो, अभी मैंने फॉर्मेट बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री इस तरफ आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये लता और ये आ गया ममता। ध्यान से बच्चों, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ये रूल होता है, इसको दिमाग में डाल लीजिए कि अगर ड्राइंग्स का कोई डेट ना दिया हो तो इंटरेस्ट हम 6 मंथ्स के लिए निकालते हैं। अगर ड्राइंग्स का कोई डेट ना दिया हो तो हम इंटरेस्ट निकालते हैं 6 मंथ्स के लिए। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड। तो यहाँ पे भी ड्राइंग्स का कोई डेट नहीं दिया है तो मैं 6 मंथ्स का इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट करूंगा। तो मैं देखता हूं कि लता का ड्राइंग्स कितना गिवन है। लता का ड्राइंग्स गिवन है 36,000, तो मैं 36,000 पे इंटरेस्ट निकालूंगा, ठीक है। और ममता का जो ड्राइंग्स गिवन है वो है 48,000। तो 8% देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है, इंटू 6/12। इधर भी आप निकाल लो 8% इंटू 6/12। लेट मी कैलकुलेट कितना आ रहा है। तो ये देखो 36,000 इंटू 8%, ये आ गया, डिवाइड कर दो इसको 6/12, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1440, ये 1440 आ गया। अब मैं ममता का कैलकुलेट कर रहा हूं। ममता के लिए आ रहा है 48,000 इंटू 8%, 3840 आ गया, और इसको डिवाइड कर दो 2 से, सो 1920 आ गया। तो ये 1920 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों को ऐड करके बाहर लिख दो, 2000, 3300, 3360, 3360, ये आ गया बाबू। क्लियर है, ठीक है ना। चलो, अब कहता है क्वेश्चन में कि, और क्या कह रहा है कि 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। मैंने कहा था फॉर्मेट में कि सारा प्रॉफिट जो है पार्टनर्स बांट नहीं देता है, कुछ हिस्सा बचा के रखता है फ्यूचर के लिए। और कहां पे बचा के रखता है, जनरल रिजर्व में। तो यहां पे मैं जनरल रिजर्व का एंट्री करूंगा, ठीक है, टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व कितना निकालना है, कहता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 1/10। तो बाबू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जिसको हम एनडीपी कहते हैं, बहुत सिंपल है। पहले मैं क्रेडिट साइड को ऐड करूंगा। इफ आई ऐड द क्रेडिट साइड, हाउ मच आई एम गेटिंग, देख लेता हूं। 2 to 1, 2 24, 2 25, ये आ गया 2,25,000। तो यहाँ पे कर दो 2,25,000, माइनस कर दो डेबिट साइड का है 65,000। देखो कितना इजी है। तो 25 40 1,60,000 चला गया। तो ये हमारा एनडीपी आ गया। मैंने क्या किया, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर दिया, 1,60,000। अब आप आ जाइए यहाँ पे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कह रहा है 1,60,000 का 1/10, दैट इज 16,000। ये 16,000 आ गया तुम्हारा जनरल रिजर्व। अरे भाई समझ में आ गया ना? यस सर, बिल्कुल आ गया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब जो तुम्हारे पास प्रॉफिट बच गया, कितना प्रॉफिट बच गया, जो इंटेलिजेंट है तुरंत कैलकुलेट कर लेगा। सर जनरल रिजर्व से पहले 1,60,000 था सर, यहां से हमने 16,000 जनरल रिजर्व में भेज दिया सर, तो मेरे पास एनडीपी कितना बच जाएगा, 1,60,000 में से 16,000 माइनस कर दूंगा, 1,44,000। अब इस 1,44,000 को लता और ममता में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहां पे लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कितना बचता है, 1,44,000। आगे बात समझ में। अब इसको लता और ममता में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से रेशियो में, तो बाबू देख दिया हुआ है 70% एंड 30%, विच मीन्स 7:3 के रेशियो में आप इस 1,44,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे लता और ममता, इसको रफ में कैलकुलेट कर लेना, 1,44,000 इंटू 70% एंड 30% मीन्स 7:3, यानी 7/10। कितना आता है रे बाबू लोग, देख लो, मुझे कमेंट करके जल्दी बताना।
कि मैंने सही निकाला या गलत निकाला। इंटू 7 डिवाइडेड बाई 10, 100800, 100800। ठीक है, अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है तो आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा। 100800 और यहां से मैं माइनस करूंगा। ठीक है, इसको 43,200 आ जाएगा ममता का, 43,200 ये ममता के लिए आ गया। ठीक है, तो इसका 1,44,000 इंटू 7/10 और ममता का 1,44,000 इंटू 3/10। या फिर आप कैसे निकाल सकते हो, 1,44,000 में से इसको माइनस कर दो, इतना बचेगा, वो ममता के लिए हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया। ये सर बिल्कुल आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, अब जो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखो आपके स्क्रीन में ये है, मैं पढ़ के सुनाता हूं, आप भी मेरे साथ साथ उसको पढ़िए। X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2 with capitals of 10 lakhs and 5 lakhs respectively. As per the partnership deed, they are to be allowed interest on capital at the rate of 8% per annum. The net profit for the year ended 31st March 2023 before providing for interest on capital amounted to rupees 45,000. Show the distribution of profit. बच्चों ये क्वेश्चन दिखने में बहुत 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 इजी है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, आप पाओगे ये क्वेश्चन उतना आसान नहीं है। तो एकदम एकाग्रता के साथ विद फुल कंसंट्रेशन आप इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्लियर? कहाँ पे ट्रिक है इसका वो मैं अभी बताने वाला हूं। बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल। देखो मेरे साथ साथ बनाओ, ये क्वेश्चन आपके पास है स्क्रीन में। अब मैं इसमें क्या करूंगा, मुझसे क्या मांगा है, मुझसे क्या मांगा है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मांगेगा तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा, बिकॉज तुम लोगों को पता है कि जो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, वो सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के ही कर पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसका। देखो नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है 45,000 बाय नेट प्रॉफिट 45,000 गिवन है। क्लियर है? क्लियर है। तो मैंने तुमसे एक चीज कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जो एप्रोप्रिएशन टर्म है इसका मतलब होता है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन अर्थात कि मेरे पास जितना प्रॉफिट है हम उससे ज्यादा खर्च तो कर ही नहीं पाएंगे, हम उससे ज्यादा यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे। यानी हम जो एप्रोप्रिएशंस यहाँ पे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, ये सब जो एप्रोप्रिएशंस करते हैं ये सब मिला के या तो इसके बराबर हो या फिर इससे कम होना चाहिए। आई बात समझ में? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्किंग नोट पे ये कैलकुलेट करूंगा कि यहाँ पे जो हमारे पास एक ही एप्रोप्रिएशन गिवन है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वो कितना आ रहा है ये चीज आप ध्यान से देखो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास है दो पार्टनर है, पहले पार्टनर्स देख लेता हूं, एक्स और वाई है, एक्स और वाई है। एक्स का कैपिटल है 10 लाख, वाई का कैपिटल गिवन है 5 लाख। चलिए ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 8% इंटू 8%, तो ये आ जाएगा 80,000 और ये आ जाएगा 40,000। अब ध्यान से देखो, जैसे ही तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 1,20,000 आ रहा है। दिस इज 1,20,000। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, 1,20,000 रुपया आ रहा है। अब सवाल है, मेरे पास नेट प्रॉफिट है कितना, ओनली 45,000, लेकिन ये कितना आ रहा है, 1,20,000 रुपया आ रहा है। तो मैंने क्या कहा कि ये जो एप्रोप्रिएशन है, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो सर अब क्या करेंगे? तो ऐसे केस में आप इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर दोगे, जरूर दोगे, लेकिन कितने तक दोगे, कितने, सॉरी एक्स और वाई है तो कितने तक दोगे, इनको दोगे अप टू 45,000। जबकि आ कितना रहा, 1,20,000, उतना नहीं दे पाऊंगा, इतना ही देना है। तो सर किसको कितना मिलेगा, उसके लिए रूल है कि आपको यहां पे कैपिटल रेशियो निकालना पड़ता है। तो कैपिटल रेशियो कैसे निकालोगे, एक्स का 10 लाख है,
x का 10 लाख है, y का कितना है 5 लाख है, ये 2:1 आ गया, 2:1। तो 2:1 के रेशियो में इस 45,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सो विल गेट 45,000 इंटू 2/3 इज इक्विवेलेंट टू 30,000। y का ले लो 45,000 इंटू 1/3 इज इक्विवेलेंट टू 15,000। टोटल आ गया 45,000। ये आपने बना लिया P&L एप्रोप्रिएशन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। बस एक रूल ये था कि एप्रोप्रिएशंस कैन नॉट एक्सीड द नेट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशंस कैन नॉट एक्सीड द नेट प्रॉफिट। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब बच्चों आ जाओ, देखो एक क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, एमसीक्यू क्वेश्चन इससे आ सकता है 1 मार्क का। चलो इसको बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है गुप्ता इज अ पार्टनर इन ए फर्म, ही ड्रू रेगुलरली 800 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ for the 6 months ending 31st March 2024. Calculate interest on drawings at the rate of 15% per annum. तो पहले तो आप तुरंत क्या करोगे, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू होता है ड्राइंग्स यानी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, कितना उसने ड्राइंग्स किया, इनटू रेट बाय 100। अब सवाल है कि उसने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्रॉ किया है आखिरी के 6 महीने तक, आखिरी के 6 महीने तक, यानी आखिरी का 6 महीना 2 3 4 5 6 महीना ड्रॉ किया है। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा है। इसका ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देख लेना। जितना मंथ वो विड्रॉ करेगा तो आप उतना मंथ यहाँ पे लिख दोगे, 1 2 3 4 5 6। अब कहता है हर महीने के बिगिनिंग में निकाला, तो आप क्या करोगे, ये जो बिगिनिंग वाला मंथ है और ये जो एंड वाला मंथ है, इन दोनों का एवरेज निकालोगे, इन दोनों का एवरेज निकालोगे। कैसे निकालोगे, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो जब फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग में निकाला, जब फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग में निकाला तो मेरे को बताओ उसके बाद कितने महीने बचते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 महीने बचते हैं। और जब आखिरी मंथ के बिगिनिंग में निकाला, जब 6 मंथ के बिगिनिंग में निकाला तो फिर कितने मंथ बचते हैं, तो केवल एक ही मंथ बचता है और वो है छठा महीना। तो आप यहाँ पे +1 कर दोगे डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 3.5। कितना आ गया 3.5, ये पीरियड आ गया। तो यहाँ पे करोगे 3.5/12। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 800 रुपए करके इन्होंने 6 महीने निकाले, तो 800 इंटू 6 इंटू रेट है इसका 15%, क्वेश्चन में गिवन है, और इधर मैंने बैठा दिया 3.5/12। अब इसको लेट मी सॉल्व, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों, आप मुझे कमेंट करके बताओ मैंने सही कैलकुलेशन किया या नहीं। 4800 इंटू 15% 720 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 12, आई एम गेटिंग 210। ये आ गया हमारा आंसर। गॉट इट। तो ये एमसीक्यू में ये सवाल पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन में सिखा देता हूं, उसको भी सीख लो। अगर कहता कि हर महीने के एंड में निकालेगा पैसा, अगर हर महीने के एंड में रहता तो फिर कैसे, तो फिर ये पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो फिर जो हम लोग यहाँ पे एवरेज निकालते हैं, तो फिर से फर्स्ट और 6 मंथ दोनों का एवरेज निकालते हैं। तो फर्स्ट मंथ के एंड में अगर निकालता तो फिर कितना मंथ उसके पास बच जाता, कितना मंथ बच जाता 5, 6 की जगह 5 बच जाता। और जब 6 मंथ के एंड में निकालता तो कुछ भी नहीं बचता, 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2.5 आ जाता है। यहाँ 2.5/12। तो इसको आप ध्यान से आप प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। दोनों में से कुछ भी ये पूछ सकता है। अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 2 क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। आओ देखते हैं, दोनों आपके स्क्रीन में है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, if he has withdrawn rupees 60,000 on 1st October 2022 and rate of interest on drawing is 8% per annum, और लास्ट लाइन में लिखा हुआ है बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March 2023। तो बाबू ये बहुत सिंपल है। पहले आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिख लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ड्राइंग्स, ठीक है ना, इंटू रेट बाय 100, ठीक है, इनटू देखो ध्यान से देखो। तो कहता है इन्होंने 1 अक्टूबर 2022 में पैसा निकाला है, 1 अक्टूबर 2022। तो इस पैसे पे फर्म उससे जो इंटरेस्ट लेने वाला होगा
वो अक्टूबर से मार्च तक का होगा। बहुत सिंपल है, ओनली 6 मंथ्स का इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे करोगे 6/12। अब इसको निकाल लेते हैं। तो ड्राइंग्स है हमारे पास 60,000, इन्होंने टोटल ड्राइंग्स किया है 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गिवन है 8%, 8% इंटू 6/12 तो 4800, ये 2400 रुपया इसका आंसर आ गया। ये पहला क्वेश्चन बन गया, बहुत इजी था। चलो अब दूसरा वाला देखो, इसमें एक ट्रिक दे दिया, बहुत ध्यान से देखना। दूसरे वाले क्वेश्चन में कहता है इफ ही हैज विथड्रॉन 60,000 ऑन 1 अक्टूबर 2022 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 8%। बच्चों क्या फर्क है? बहुत बच्चों को लगेगा सर क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। अरे बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। पिछले क्वेश्चन में आप देखो 8% पर एनम लिखा हुआ है, इसमें पर एनम गायब कर दिया। तो जब पर एनम गायब कर देगा तो फिर इस पीरियड की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जो है यहाँ पे आईओडी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपली निकाल लोगे। ड्राइंग्स है 60,000 इंटू करोगे 8% और पीरियड जो है ये कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, खत्म कहानी। अब इसको इंटू कर दो तो ये 4800 आंसर। तो जब पर एनम नहीं रहेगा तो ये पीरियड का झमेला भी नहीं रहेगा, इसको दिमाग में रखना। चलता हूं अगले क्वेश्चन में, उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपके स्क्रीन में है, मैं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। P और Q दो पार्टनर्स है, दोनों का रेशियो है 3:1। Their respective fixed capitals were 10 lakh and 6 lakh respectively. The partnership deed provided interest on capital at the rate of 12% per annum. The partnership deed further provided that interest on capital will be allowed fully even if it will result into a loss to the firm. The net profit of the firm for the year ended 31st March 2018 was rupees 1,50,000. बाबू बहुत ध्यान से इसके कॉन्सेप्ट को ठंडे दिमाग से समझो। अभी अभी मैंने तुमको एक क्वेश्चन बताया था और उसमें यह बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है वो नेट प्रॉफिट से कभी एक्सीड कर ही नहीं सकता है, कभी एक्सीड कर ही नहीं सकता है। ये मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन भी बताया। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला कि फर्म ने ये डिसाइड किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पूरा दे दो, भले उससे फर्म को क्या हो जाए, लॉस हो जाए। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि फर्म का, ये केस नंबर 1 है, फर्म का नेट प्रॉफिट है 10,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 12,000 और क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है। तो आपने क्या सीखा? मैं ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको नहीं दे सकता हूं, मैं इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे पाऊंगा? ओनली 10,000। ये तुमने सीखा इससे पिछले क्वेश्चन में। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह देगा, मान लो यही केस है 10,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 12,000, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इनको पूरा का पूरा इंटरेस्ट दे दो, भले फर्म को क्या हो जाए, इससे लॉस हो जाए। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना पड़ेगा पार्टनर को और ये फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और मैंने क्या सिखाया? जब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो इसका एंट्री कहां पे होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बदल गया खेल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, अब कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। समझ में आ गई बात? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पे बनाएंगे। बहुत ध्यान से देखना है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पे बनाएंगे। और क्यों बनाएंगे मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब इसमें देखता हूं कि कितना प्रॉफिट गिवन है। इसमें प्रॉफिट गिवन है 1 लाख, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000। तो मैं इसको इस तरफ लिखता हूं, बाय प्रॉफिट इज 1,50,000 और इस तरफ आता हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हु आर दी पार्टनर्स? पार्टनर्स का नाम क्या क्या गिवन है? P एंड Q। ये P है और ये Q है। अब ध्यान से देखो, P का जो कैपिटल है बाबू वो 10 लाख है और 10 लाख पे आपको निकालना है 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% गिवन है। तो 10 लाख का 12% जब मैं निकालता हूं तो ये 1,20,000 आ गया। कोई भी निकाल सकते हो। दूसरा पार्टनर का कैपिटल है 6 लाख और उसका 12% निकालता हूं तो
तो ये 72,000 आ गया। तो अब इन दोनों को जब ऐड करोगे 1,20,000 प्लस 72 इज 1,92,000 आ गया। तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको पूरा दे दिया। अब देखो इधर आ गया 1,92,000, इधर है 1,50,000, तो फर्म को हो गया लॉस। जब भी डेबिट साइड ज्यादा और क्रेडिट साइड कम आता है तो होता है फर्म को लॉस। तो अब ये लॉस, अब ये जो लॉस आ गया इसको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि फर्म जो है वो फिक्स्ड बेसिस से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करता है, तो इस लॉस को ट्रांसफर करोगे करेंट अकाउंट में। गॉट इट? तो देखता हूं यहां पे क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि फिक्स्ड बेसिस, ये एकदम फर्स्ट लाइन में देखो आप ध्यान से, देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल्स वर दिस एंड दिस, फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, तो इसलिए बाय लॉस ट्रांसफर टू, आप कहां पे ट्रांसफर कर रहे हो, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। ठीक है, ठीक है। कितना कितना लॉस आ रहा है, 192 में से 152 माइनस कर दो, 42,000 का लॉस आ गया। क्लियर है? अब इस लॉस को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाबू लोग कितना गिवन है, 3:1 गिवन है। तो मैं इसको 3:1 में पी और क्यू में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं। तो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आई थिंक आ जाएगा 4 यानी 42,000। मुझे बताना कि ये सही निकला या गलत मैं निकाल रहा हूं। 42,000 इंटू 3/4, 4 से इसको काटता हूं तो ये 10,500, तो ये 31,500 आ रहा है, और ये 8.5, ये 10,500 आ रहा है। तो इस तरह से हमने पी और क्यू में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब चलो हम लोग सीखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है पास्ट एडजस्टमेंट। इसको बनाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाहूंगा, इसको बहुत ध्यान से समझना। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अर्थात फर्म का जो अकाउंटेंट है उससे कुछ हो जाता है गलती, और उस गलती को सुधारना हमें पड़ता है, यानी पाप कोई और करता है और उसका प्रायश्चित हमें करना पड़ता है। ठीक है, इसको पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो सर पहले हमें ये बताइए कि वो किस तरह का गलती कर सकता है। बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में सिर्फ बैठा लेना तो पास्ट एडजस्टमेंट तुमसे यूं 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 चुटकी में बन जाएगा। बहुत ध्यान से देखो। सपोज करो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप सबको पता है, अगर मैं ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रहा हूं, ये मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है इस तरफ, मान लो 100 रुपया है, और इस तरफ नेट प्रॉफिट है मान लो 200 रुपया। तो नेट प्रॉफिट में से जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करोगे तो ये एनडीपी आता है ना, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ये सबको पता है। कितना आता है, 200 में से 100 घटा दो, कितना आ गया, 100 रुपया आ गया। लेकिन थोड़ा ध्यान देना बाबू, थोड़ा इसको समझ जाओगे, पास्ट एडजस्टमेंट बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ध्यान से देखो। लेकिन मान लो कि तुम्हारा जो अकाउंटेंट है वो 100 रुपए की जगह यहां पे 50 रुपया लिख दे, गलती हो ही सकता है ना, ह्यूमन एरर। तो बता कि एनडीपी क्या, कितने का फर्क पड़ जाएगा, 200 में से अब 50 घटेगा तो एनडीपी आ जाएगा 150। हाँ या ना? यस सर। तो जो अच्छे बच्चे हैं यहां से इसको ग्रैब करेंगे, अच्छा सर ये समझ आ गया कि अगर अकाउंटेंट एक चीज पे गड़बड़ करे तो दूसरा ऑटोमेटिकली गड़बड़ हो जाता है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वो सत्यानाश कर दे तो हमारा एनडीपी भी सत्यानाश हो जाता है। हाँ सर समझ गए। चलो तो क्या समझे, यहां से फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो जाता है, घट जाता है, तो एनडीपी आपने देखा बढ़ जाता है। एनडीपी क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर है? उसी का उल्टा कर लेते हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ जाए तो एनडीपी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये दिमाग में अगर जिस बच्चे का बैठ जाए वो पास्ट एडजस्टमेंट बिल्कुल क्लियरली बना लेगा। दूसरा, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करूं, थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उल्टा होता है।
यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो इफेक्ट होता है एनडीपी में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इफेक्ट जस्ट उसका उल्टा होगा। मतलब कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम घटा दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटने से एनडीपी क्या हो गया था, बढ़ गया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग घटाओगे तो एनडीपी भी घट जाएगा, ये दिमाग में रखो। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर बढ़ जाएगा तो एनडीपी भी बढ़ जाएगा। यानी आपने सीखा कि अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सब में कोई भी गलती करूं तो उसका इफेक्ट एनडीपी में जरूर पड़ता है। जो अच्छे बच्चे हैं वो तुरंत इस चीज को ग्रैब करेंगे, अच्छा सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही तरह सैलरी में भी हो सकता है, कमीशन में भी हो सकता है। आंसर इज यस, बिल्कुल हो सकता है, और इफेक्ट इसका सेम होगा। समझ गए ना बाबू? यस सर, बिल्कुल समझ गए। तो आइए पास्ट एडजस्टमेंट की शुरुआत करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आपके स्क्रीन में अभी आ जाएगा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए ये आ गया आपका क्वेश्चन। मैं अब पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। क्या कहता है, एंड बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है साथ ही साथ। क्या कहता है, विराट एंड धोनी वर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profits in the ratio of 7:3. Their fixed capitals were Virat 9 lakhs and Dhoni 4 lakhs. The partnership deed provided for the following, but the profit for the year was distributed without providing for interest on capital at the rate of 9% per annum. Virat's salary 50,000 per year and Dhoni's salary 3,000 per month. The profit for the year ended 31st March 2023 was ₹2,78,000। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। पास्ट एडजस्टमेंट का जो है ना, ये नस वाला क्वेश्चन है, इसको पकड़ लिया तो पास्ट एडजस्टमेंट क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब है, दो पार्टनर है, एक विराट कोहली है और एक महेंद्र सिंह धोनी है। इन दोनों का कैपिटल गिवन है 9 lakhs एंड 4 lakhs, और फर्म ने कहा इनको कि मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा 9% पर एनम। विराट साहब से इन्होंने कहा कि मैं आपको 50,000 रुपया पर ईयर का वेतन यानी सैलरी दूंगा, और धोनी साहब से इन्होंने कहा कि 3,000 पर मंथ के हिसाब से हम आपको सैलरी देंगे। पर जब अब आपने इतना तो सीख लिया इस चैप्टर में कि इन दोनों का एंट्री जो है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी, सैलरी का भी। लेकिन हमारे अकाउंटेंट साहब बहुत बड़े आदमी थे, इन्होंने क्या किया, कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी किसी का भी एंट्री पीएनएल एप्रोप्रिएशन में इन्होंने नहीं किया। तो इसका मतलब कि इन्होंने जो एनडीपी निकाला है वो गलत निकल गया। अभी बताया था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम कर दोगे तो एनडीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम कर दोगे तो एनडीपी बढ़ जाएगा। वही चीज तो गलती हुआ है यहाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने दिया ही नहीं, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो गया, सैलरी कम हो गया, तो एनडीपी क्या हो गया, बढ़ गया, उछल गया, बढ़ गया। अब इसको सुधारना है, कैसे सुधारेंगे आओ सीखते हैं। देखो, सबसे पहले इसके लिए क्या किया जाता है, बच्चों ध्यान देना। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। ये रहा हमारा एडजस्टमेंट टेबल। ये हर क्वेश्चन में बनाना पड़ता है जब भी पास्ट एडजस्टमेंट का कोई क्वेश्चन रहे तो यहाँ पे हमारे पास दो पार्टनर है। पहला जो कॉलम होता है वो पर्टिकुलर्स का होगा, दूसरा जो कॉलम होगा वो विराट के नाम से होगा, तीसरा जो कॉलम होगा वो धोनी के नाम से होगा, और चौथा कॉलम जो होगा वो टोटल के नाम से होगा। बहुत ध्यान दो बाबू। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या करना है। तो यहां पे इसको बनाने का जो तरीका है, मैं सबसे इजीएस्ट वे, वर्ल्ड का इजीएस्ट वे मैं आपको समझा देता हूं। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलने वाला है, कोई डेबिट क्रेडिट का झमेला नहीं, एकदम आराम से आप इस थियरी को अपना सकते हो। क्या है थियरी, गिव एंड टेक, यानी पार्टनर्स को जो देना है, विराट और धोनी को जो देना है वो मैं ऊपर लिखूंगा, ये गिव, और इन दोनों से जो लेना है उसको नीचे लिखना है, जिसको कहेंगे टेक। तो गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। तो सवाल है कि सर देना क्या है, अरे देना वही है जो छूट गया था देना। क्या छोड़ दिया था अकाउंटेंट इस क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, ये दोनों इनको दे देते हैं।
तो सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या देना है इनको, सैलरी देना है। ये दो चीज हम यहां पे लिख देते हैं। तो आओ कैलकुलेट करते हैं। विराट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 9 lakhs का 9%, विच मीन्स 81,000। धोनी साहब का कैपिटल है 4 lakhs, उसका 9% यानी 36,000। तो 80 + 30 यानी 1,10,000, 1,17,000 ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या छूट गया था जो मुझे देना है, वो सैलरी दोनों का छूट गया था। विराट के लिए था 50,000 पूरे साल का, और जो धोनी साहब थे इनके लिए था 3,000 पर मंथ। तो पर मंथ के हिसाब से देखो तो 3,000 है, पूरे साल का निकालना है। तो 3,000 इंटू 12 बाबू लोग कितना आ जाएगा, 36,000। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आ गया 86,000। अब क्या करना है, जो छूट गया था मैंने ये यहां पे धर दिया, दे दिया, गिव। अब टोटल निकालते कि टोटल हमने कितना दिया है इनको। तो विराट को दिया 1,31,000, इनको दिया 72,000। टोटल अगर निकालो तो 190 + 13, 190 + 13 2,03,000 आ गया, 2,03,000 आ गया। एनी प्रॉब्लम। अब क्या करना है, अब क्या करना है, मैंने सही निकाला ना, 1,10,000, 1,90,000 और 13, 2,03,000। ये सही निकाला ना, 1,31,000 और ये 72, 1,30,000, 2,03,000, बिल्कुल सही। चलो ठीक है, यहां तक समझ गए, यहां तक समझ गए। अब क्या करना है, जो मैंने अभी अभी बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर सैलरी अगर कम दे दोगे तो एनडीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अरे भैया एनडीपी क्या होता है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जो आप पार्टनर्स में बांटते हो, जो आप पार्टनर्स में बांट देते हो उसको नेट डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। तो इसका मतलब ये था कि अकाउंटेंट ने इतना रुपया कम दिया था पार्टनर्स को, इतना रुपया कम दिया था, इन दोनों को मिला के कितना आ रहा, 2,03,000 रुपए कम दिया गया था। तो एनडीपी जो है डिविजिबल प्रॉफिट वो 2,03,000 से बढ़ गया था, 2,03,000 से क्या हो गया था, बढ़ गया था। और बढ़ के किसके जेब में चला गया था, विराट और धोनी के जेब में चला गया था। अब उनके जेब से वो पैसा मुझे निकालना है, 2,03,000 उनसे ले लेना है। तो उसको मैं टेक यानी नीचे लिखता हूं, तो यहां पे लिखूंगा प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या था रेशियो, यहां से रेशियो देख लो, 7:3 का रेशियो था, 7:3 का रेशियो है, 7:3। तो मैं क्या करूंगा, 2,03,000 को 7:3 में मैं यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, चलो लेट मी कैलकुलेट दिस। 2,03,000 इंटू 7, इसको डिवाइड करता हूं 10 से, तो ये आ जा रहा है 1,42,100, 1,42,100। तो धोनी के लिए कितना आ जाएगा, धोनी के लिए कितना आ जाएगा, अगर मैं 1,42,100 को यहां से माइनस कर दूं तो धोनी का अमाउंट मेरे पास आ जाएगा 60,900, ये आ गया 60,900। अब बाबू लोग आपको क्या करना है, देखो अब मेन है यहाँ पे, ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पे नेट इफेक्ट निकाल रहा हूं, ठीक है, क्या निकाल रहा हूं, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट का मतलब गिव माइनस टेक, यहां पे लिख देता हूं, गिव माइनस टेक, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। इसको करोगे तो -11,100 आ रहा है, और इसको करोगे तो +11,100 आ रहा है। ये -11,100 है और ये +11,100 है। अब आपको करना बड़ा सिंपल है। ये माइनस में क्यों आया, ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि गिव इज लेस देन टेक। तो -11,100, ये +11,100। अब तुमको करना क्या है, एक जर्नल एंट्री से इसको रेक्टिफाई करना है। तो जर्नल एंट्री करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। कैसे, ध्यान से देखो, जिसका नेगेटिव आएगा, जिसका नेगेटिव आएगा उसको उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जिसका पॉजिटिव आएगा उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो अभी किसका नेगेटिव आ रहा है, विराट का नेगेटिव आ रहा है, तो मैं विराट के
करेंट अकाउंट को यहां पे डेबिट कर रहा हूं, और टू धोनीज करेंट अकाउंट। तो विराट में डाल रहा हूं 11,100 और धोनी में डाल रहा हूं 11,100, और यहां पे नरेशन में लिख दूंगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो सबसे पहले तो सर ये बताइए कि आपने करंट अकाउंट क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में आप देखो वहां पे लिखा हुआ है फिक्स्ड कैपिटल, तो इसलिए मैंने करंट अकाउंट लिखा। एक बार सर ये तो कंसेप्ट आपने समझा दिया कि जिसका नेगेटिव आ रहा है उसको डेबिट करना है, जिसका पॉजिटिव आ रहा है उसको क्रेडिट करना है। सर एक बार इसको कंसेप्चुअली समझा दीजिए। मैं कंसेप्चुअली आपको समझा देता हूं, बहुत ध्यान से देखो बाबू। गिव का क्या मतलब होता है? देना, जो हम पार्टनर को दे रहे हैं। तो जब भी हम पार्टनर को कुछ देते हैं ना, तो उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। यानी ये जो पैसा आया 1,31,000 ये क्रेडिट हो गया उनके कैपिटल अकाउंट में। और जब भी हम पार्टनर से कुछ लेते हैं ना, बहुत सिंपल है, टेक मतलब लेना, तो उनका कैपिटल घटता है, तो यहाँ पे उसका कैपिटल होता है डेबिट। जब बढ़ता है तो क्रेडिट, जब घटता है तो डेबिट। तो आप देखो क्रेडिट यहाँ डेबिट से कम है, क्रेडिट डेबिट से कम है, तो ये जो बैलेंस आएगा ये कौन सा बैलेंस आया? डेबिट बैलेंस। सिमिलरली धोनी में आप देखो उल्टा है, क्रेडिट, ये क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो अल्टीमेटली इसका बैलेंस क्या आ जाएगा? क्रेडिट। तो हमने धोनी को कर दिया क्रेडिट, इसको कर दिया डेबिट। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ बिल्कुल आ गया। यस सर, ये तो बहुत आसान था। यस, ये बहुत आसान है। चलो पास्ट एडजस्टमेंट के नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देख लो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे 3 पार्टनर है। 3 पार्टनर कौन कौन है? एक है अमित, एक है सुमित और एक है क्या लिखा हुआ है? मनमीत। अमित, सुमित और मनमीत, ये 3 पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर कैपिटल्स फिक्स्ड, फिर यहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड लिखा हुआ है, तो करेंट अकाउंट आ जाएगा 2 lakhs, 1,50,000 एंड 1,25,000 respectively. For the year ended 31st March 2024, interest on capital was credited to them at the rate of 8% instead of 10%. Pass the adjusting journal entry. कहता है कि इन तीनों को इंटरेस्ट देना चाहिए था 10% के रेट से। एम आई करेक्ट? यस सर, यू आर करेक्ट। 10% के रेट से देना चाहिए था, पर हमने इनको इंटरेस्ट दिया है ओनली 8%। बाबू क्या गड़बड़ हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने इनको कम दे दिया। तो तुरंत मेरा ये जो थियरी है इसको समझ जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया था तो एनडीपी क्या हो गया था? ज्यादा हो गया था। एनडीपी ज्यादा हो गया था, यानी पार्टनर्स के जेब में ज्यादा प्रॉफिट चला गया था। अब इसको सुधारने का तरीका क्या होगा? जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने कम दिया था वो दे दो इनको, गिव, और एनडीपी जितना ज्यादा चला गया था उसको वापस ले लो, टेक। इज सो सिंपल। तो आइए एडजस्टमेंट टेबल यहां पे बनाता हूं। ये रहा आपका एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है, ये रहा एडजस्टमेंट टेबल। देयर आर 3 पार्टनर्स, सो आई एम ड्रॉइंग इन टोटल 5 कॉलम्स। पहला हो जाएगा पर्टिकुलर्स। पहला पार्टनर है अमित, दूसरा पार्टनर है सुमित, और तीसरा पार्टनर है मनमित, और चौथा हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो भाई गिव एंड टेक का पॉलिसी है और कुछ है नहीं। तो आप जरा सोचो, देना था 10%, आपको देना था 10%, आपने दे दिया उनको 8%, यानी 2% आपने इनको दिया है कम। 2%, एम आई करेक्ट? यस, 2% आपने इनको दिया है कम। तो वो 2% अभी मैं इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं। तो मैं इसको ऊपर लिखता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 2%। देखो बहुत इजीएस्ट वे से मैं बता रहा हूं। तो ए का जो कैपिटल है वो 2 लाख है, उसका 2% अगर निकालोगे तो ये 4,000 आ जाएगा। एस का कैपिटल 1,50,000 है, उसका 2% निकालोगे तो ये 3,000 आ जाएगा। और एम का कैपिटल 1,25,000 है, उसका 2% निकालोगे तो ये 2,500 आ जाएगा। अब इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आ जा रहा है 9,500। टोटल आ गया 9,500। क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है।
अब क्या करना है, मैंने समझाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो गया था तो एनडीपी क्या हो गया था, ज्यादा। अब इतने अमाउंट से एनडीपी ज्यादा हो गया था तो इसको वापस लेना है। समझ रहे हो ना, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कितने की गलती की थी, 9,500 की, तो एनडीपी भी मेरा 9,500 से ही बिगड़ा था। तो क्या बिगड़ा था, वो ज्यादा हो गया था, तो ज्यादा होके किसके जेब में चला गया, इन तीनों के जेब में। अब इनसे वापस लेना है। तो यहां पे मैं लिखता हूं नीचे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये 9,500 है। अब इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेट मी चेक द रेशियो। रेशियो है 5:3:2, तो ये 5:3:2 के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। तो क्या क्या आ जाएगा, 9,500 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 इज 4750। फिर इसका निकालता हूं 9,500 इंटू 3/10, 2850, यस 2850। और m का निकलेगा 2/10, तो ये हो जाएगा 9,500 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, तो 1900 इनका आ रहा है, 1900। अब मैंने क्या सिखाया बाबू आपको, मैंने सिखाया नेट इफेक्ट निकालने। तो यहाँ पे नेट इफेक्ट निकालो, इससे इसको माइनस कर दो -750, इससे इसको माइनस कर दो 150, इससे इसको कर दो 600। तो मैंने आपको अभी अभी सिखाया जिसका नेगेटिव आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जिसका पॉजिटिव आ रहा है उसको क्रेडिट कर दो। यानी मैं ए का करेंट अकाउंट जो है उसको करने वाला हूं डेबिट टू एस करेंट अकाउंट एंड टू एम्स करेंट अकाउंट। तो आप ए में डाल दोगे 750, इसमें डाल दो 150, इसमें डाल दो 600। और हर एक क्वेश्चन में, पास्ट एडजस्टमेंट के हर एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे नरेशन सेम डालना है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके पल्ले पड़ गया। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।